the side depreciation, accumulated depreciation credit, ये एंट्री हम पास करते हैं। इसके अलावा अगर किसी की भी अक्रूवल की एंट्री पास करें तो आप कहते हैं फॉर एग्जांपल सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, और इसके अगेंस्ट हम सैलरीज पेबल क्रेडिट, और इन्हीं पेबल्स को फिर हम रिटर्न करते हैं, हम कहते हैं सैलरी पेबल डेबिट, देन वी गो फॉर कैश और बैंक क्रेडिट। अब आप इसको गौर से देखें तो ये अक्रूवल की एंट्री है, पहले आप अक्रूवल डालते हैं, उसके बाद उस अक्रूवल का पे ऑफ करते हैं। लेकिन जब आप डेप्रिसिएशन का अक्रूवल डालते हैं तो इसके बाद इसकी पेमेंट नहीं होती, ये एक ही एंट्री इसकी यूज होती है हमेशा कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट हो गया, अकाउमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो गया। इन दैट केस हम सिर्फ डेप्रिसिएशन को इस हद तक लेते हैं कि हमें उसको एक्सपेंस ट्रीट करना है, अदर देन दैट हमारा इसका कोई लेना देना नहीं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, इनमें एक मैकर्स मेथड भी है, शायद हम लोगों ने पहले किया भी हो या ना भी किया हो, लेकिन मैकर्स मेथड अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम अदर मेथड्स एंड वेरी इजी टू कैलकुलेट। हमारे पास प्रीवियस मेथड्स हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड है, डबल डिक्लाइनिंग मेथड है, हमारे पास सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड है, इसके अलावा भी हमारे पास मेथड है, हम कोई स्पेसिफिक मेथड भी यूज कर सकते हैं। उनके अलावा हमारे पास मैकर्स मेथड भी अवेलेबल है, एंड मैकर मेथड इज वेरी इजी टू यूज। Depreciation and Macker's method. Everything all else equal, the greater the depreciation charges, the lower the tax paid. जितना ज्यादा आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे उतना ही कम आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, बिकॉज डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। अभी मैंने आपके सामने एंट्री परफॉर्म की, depreciation is a non-cash expense while other expenses are cash expense. So cash expense वो expense है जिसमें आपको cash ultimately pay करना है, लेकिन depreciation is one of the expense जिसके अंदर आपको cash pay नहीं करना, ठीक है। इसलिए हम depreciation ज्यादा चार्ज करते हैं, so that we need to pay lower taxes. नेक्स्ट हमारे पास ये मैकर्स का टेबल है। मैकर्स का टेबल बड़ा आसान है, जो भी आपकी डेप्रिसिएबल अमाउंट है आपने जस्ट ये देखना है कि वो प्रोजेक्ट कितने साल का है। लेट्स से 3 इयर्स का है तो आप 4 साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, वो 4 साल की डेप्रिसिएशन आपके सामने है। फर्स्ट ईयर में 33, सेकेंड ईयर में 44, थर्ड ईयर में 14 एंड देन 7, ये 4 साल की डेप्रिसिएशन। मैकर्स मेथड की एक खसूसियत ये है कि जितने साल का प्रोजेक्ट होता है उससे 1 साल ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज होती है। लेट्स से 5 इयर्स प्रोजेक्ट है तो 6 ईयर 7 ईयर प्रोजेक्ट है तो 8 इयर्स की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। तो ये इसका डिफरेंस है बाकियों से। बाकी इसमें से परसेंटेज है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि कॉस्ट ऑफ एसेट इज 10,000 और मैं इसकी कोई थर्ड ईयर की डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करना चाहूँ, 3 ईयर प्रोजेक्ट है, तो आई विल बी डायरेक्टली मल्टीप्लाइंग इट 0.1481। 1481 कम्स फ्रॉम दिस टेबल, ये वाली जो भी डेप्रिसिएशन जो भी अमाउंट निकलेगी दैट वुड बी माय डेप्रिसिएशन चार्ज। सो मैकर्स मेथड इज वेरी इजी इन दैट केस। व्हाट इज डेप्रिसिएबल बेसिस? डेप्रिसिएबल बेसिस क्या है? डेप्रिसिएबल बेसिस सबसे ज्यादा जरूरी है समझना हमें। डेप्रिसिएबल बेसिस इज द अमाउंट जिसके ऊपर जो बेसिकली आपने डेप्रिसिएशन के लिए यूज करनी है, जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। डेप्रिसिएबल अमाउंट इज नॉट द अमाउंट जो आप कहें कि जी मैंने एसेट परचेज कर दिया तो दैट इज डेप्रिसिएबल अमाउंट। नो, डेप्रिसिएबल अमाउंट या डेप्रिसिएबल बेसिस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट प्लस कैपिटलाइज्ड एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पलीफाई अगर हम इसको करें तो ये कैसे होगा? लेट्स सपोज देयर इज एन एसेट लेट्स से मेरे पास ये एक एग्जांपल है, मैं कहता हूँ कि एक एसेट है उसकी कॉस्ट 100,000 है, 20,000 उसकी इंस्टॉलेशन है, 2,000 उसकी लेबर है और ये उस बिल्डिंग में इंस्टॉल होगा जिसकी कीमत है 2 लाख रुपए। अब जिस बिल्डिंग में से इंस्टॉल होना है बेसिकली ये तो खुद एक एसेट है, ठीक है, तो हमारे से तो कोई लेना देना नहीं है। तो हमने अगर डेप्रिसिएबल बेसिस बनानी होगी तो हम क्या कहेंगे कि कॉस्ट ऑफ एसेट इज इक्वल टू 100,000 प्लस उसी एसेट को इंस्टॉल, इस पर्टिकुलर एसेट को इंस्टॉल करने के लिए 20,000 लगे, ऐड कर लेंगे,
2000 के लेबर चार्जेस हैं, तो इट बिकम्स 122,000। अब आप ये देखेंगे 122,000 इज ग्रेटर देन 100,000 जो कि इसकी कॉस्ट ऑफ एसेट है। सो कॉस्ट ऑफ एसेट को हम डेप्रिसिएबल बेसिस नहीं ले सकते क्योंकि इसके ऊपर और एक्सपेंसेस भी तो हुए हैं जिसमें इंस्टॉलेशन है, लेबर है और माइट बी एनी अदर एक्सपेंस। सो जितने भी एक्सपेंसेस इस एसेट के ऊपर आएंगे अदर देन इवन कॉस्ट वो इसकी कॉस्ट में ऐड होंगे। जब वो सारा कुछ ऐड हो जाएगा दैट वुड बी कॉल्ड डेप्रिसिएबल बेसिस। सो करंट सिनेरियो के अंदर हमारे पास डेप्रिसिएबल बेसिस कितनी बन रही है, हमारे पास डेप्रिसिएबल बेसिस बनती है 122,000। जो भी हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है वो हम इस अमाउंट के ऊपर चार्ज करेंगे। हम इस अमाउंट के ऊपर जो हमारे पास ऊपर 100,000 कॉस्ट ऑफ एसेट है इसके ऊपर चार्ज नहीं करेंगे, तो हमारी चार्जिंग 122,000 के ऊपर होगी। सो डेप्रिसिएबल बेसिस को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, डेप्रिसिएबल बेसिस इज द बेसिस जिस जो हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए लेनी है, the amount we have to take for the calculation of depreciation per year। depreciable basis की जो अमाउंट है हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं या कैसे देखते हैं, that amount is basically equal to cost of asset, जितने का आपने एसेट परचेज किया वो प्लस वो तमाम एक्सपेंडिचर जो उसके ऊपर इनकर हुआ है, वो तमाम एक्सपेंडिचर को अगर आप शामिल करें दैट बिकम्स योर डेप्रिसिएबल बेसिस। सो डेप्रिसिएबल बेसिस के मुतालिक हमें बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, दिस शुड बी टेकन कैपिटल एक्सपेंडिचर्स प्लस कॉस्ट ऑफ एसेट दोनों को ऐड करना है, फिर जाके डेप्रिसिएबल बेसिस बनेगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के मुताबिक थोड़ा सा केयरफुल रहना है। क्यों केयरफुल रहना है? ताकि हमें किसी किस्म की गलत एस्टिमेशन हमारे से ना हो जाए। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर द एक्सपेंडिचर्स which are basically incurred on that asset जिसकी हम डेप्रिसिएबल बेसिस कैलकुलेट कर रहे हैं। अच्छा, कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर्स की उसने एग्जांपल दी है, लेट्स से शिपिंग है, कोई इंस्टॉलेशन है और जितने भी एक्सपेंसेस इसके ऊपर इनकर होंगे दोज आर कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। Next, sales and disposal or depreciable assets. They generally the sale of the capital asset generate capital gain or capital loss. हम सबसे पहले देखते हैं what is capital gain and capital loss। दो चीजें हमारे पास, हम इनको समझते हैं सबसे पहले। Let's say I have an asset equal to 10,000। इस एसेट की अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, accumulated depreciation is equal to let's suppose 8। ठीक है जी, और मैंने इसको सेल कर दिया फॉर एग्जांपल 4,000 पे। अब सवाल ये है कि मुझे कैपिटल गेन हुआ या कैपिटल लॉस हुआ। तो कैपिटल गेन हुआ तो कैसे हुआ? कैपिटल गेन अगर मुझे चेक करना है या कैपिटल गेन चेक करना है या लॉस चेक करना है तो मैं क्या करूँगा? मैं सबसे पहले कैलकुलेट करूँगा नेट बुक वैल्यू of the asset और सेल प्राइस में से इसको माइनस कर दूँ, यानी सेल प्राइस माइनस नेट बुक वैल्यू, जो भी आंसर आएगा आंसर विल डिफाइन कि मुझे कैपिटल गेन हुआ है या लॉस हुआ है। यही हम लिख लेते हैं, इफ दिस आंसर इज इन प्लस यानी पॉजिटिव then gain, else if it is negative then is loss। अब ऊपर वाले सिनेरियो में अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें नेट बुक वैल्यू चाहिए। नेट बुक वैल्यू हमारे पास कैसे होती निकलती है? हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ एसेट 10,000 माइनस अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन 8,000 इज इक्वल टू 2,000। सो इस एग्जांपल के अंदर जो हमारे पास नेट बुक वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 2,000। अब हम इसमें कैपिटल गेन और लॉस देखें तो हमने कहा है कि कैपिटल गेन और लॉस कैसे कैलकुलेट होता है, दैट इज इक्वल टू सेल प्राइस। इस एसेट को मैंने बेच दिया 4,000 में माइनस नेट बुक वैल्यू विच इज 2,000, तो आंसर आया मेरे पास 2,000।
अब इसको अगर हम इंटरप्रेट करें तो हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे? इफ आंसर इज पॉजिटिव तो हमारे पास पॉजिटिव आंसर है, मींस दैट गेन। इसी एग्जांपल को अगर हम थोड़ा सा चेंज कर लें एंड वी सेड कि मैंने इसको सेल किया 1000 में सेल करूंगा तो तब मैं कैपिटल गेन और लॉस कैलकुलेट करूं तो कैसे होगा? सेल प्राइस इज इक्वल टू 1000, नेट बुक वैल्यू जो कि मैंने ऊपर कैलकुलेट की हुई है ये वाली, इसको मैं उठा के यहाँ इनपुट करूंगा। सेल प्राइस इज इक्वल टू 1000, नेट वैल्यू इज इक्वल टू 2000, सो मेरे पास जो आंसर आया दैट इज इक्वल टू 1000। अब हमारे पास आंसर नेगेटिव आया, सो नेगेटिव आंसर मींस लॉस, दिस इज कैपिटल लॉस। सो कैपिटल गेन एंड कैपिटल लॉस इज द अमाउंट जो कि उस एसेट के ऊपर होती है। जब हमने कैपिटल इन्वेस्टमेंट की, हमने को फॉर एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी लिया 10,000 रुपए का, उसको हमने इस्तेमाल किया, उसके बाद हमने उसको डेप्रिसिएट भी करते रहे साथ साथ, एंड ऑफ द डे हमने उसको बेच दिया। जब हमने उसको बेच दिया, ठीक है, तो हम देखेंगे कि सेल प्राइस और नेट बुक वैल्यू का क्या डिफरेंस है। अगर सेल प्राइस इज ग्रेटर देन नेट बुक वैल्यू हमें कैपिटल गेन होगा, ठीक है, और अगर हमारी सेल प्राइस लेस देन बुक वैल्यू है दैट इज कैपिटल लॉस। सो कैपिटल गेन एंड कैपिटल लॉस बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट। ये कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है, हमें पता होना चाहिए व्हाट इज कैपिटल गेन एंड व्हाट इज कैपिटल लॉस। अब हम आ जाते हैं कैपिटल गेन एंड कैपिटल लॉस की डेफिनेशन के ऊपर। एसेट सेल फ्रॉम मोर देन बुक वैल्यू इज कैपिटल गेन, एसेट सोल्ड लेस देन बुक वैल्यू कैपिटल लॉस। यही मैंने अभी एग्जाम्पलीफाई किया कि अगर आपकी नेट बुक वैल्यू आपकी सेल प्राइस से कम है यू विल गेट कैपिटल गेन, अगर आपकी नेट बुक वैल्यू सेल प्राइस से ज्यादा है यू विल गेट कैपिटल लॉस। कैपिटल गेन एंड कैपिटल लॉस बोथ आर सब्जेक्टेबल टू टैक्स, ठीक है, बोथ आर सब्जेक्टेबल टू टैक्स। हमारे पास कैपिटल गेन हुआ, इसके ऊपर अमाउंट के ऊपर भी टैक्स होगा, और कैपिटल लॉस हुआ इस पे भी टैक्स होगा। फर्क सिर्फ इतना है कि इस पे टैक्स पे करना पड़ेगा, और जब हमारे पास लॉस होगा तो हमें टैक्स बेनिफिट होगा। और यहाँ ये बात बड़ी ज़रूरी है याद रखना कि जो भी आपकी अमाउंट निकलेगी उसको आपने बेसिकली मल्टीप्लाई करना है टैक्स रेट से, ठीक है। जब भी हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे विल बी कैलकुलेटिंग ऑन दीज अमाउंट्स जो कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस की सूरत में आएंगी। सेल प्राइस के ऊपर नहीं कैलकुलेट कर रहा मैं, इस प्राइस के ऊपर आपने टैक्स कैलकुलेट नहीं करना, आपने टैक्स कैलकुलेट करना है या कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस। देखें यहाँ एक हमारे पास थर्ड सूरत भी जनरेट होती है नो गेन नो लॉस की। नो गेन और नो लॉस क्या होगा? जब आपकी सेल प्राइस हो 2000, बुक वैल्यू भी क्योंकि आपकी 2000 है, तो आंसर आया आपके पास 0। इस 0 को किसी भी टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करें यू विल गेट आंसर 0। So that means कि if you have no capital gain, no capital loss, then you don't need to pay any tax. On the other side, you will not get any tax benefit. So that means कि टैक्स पे करना है गेन की सूरत में, और टैक्स बेनिफिट मिलेगा जब आपको लॉस होगा। वाइल अगर आप ब्रेक इवन पे रहते हैं यानी आपकी सेल प्राइस इज इक्वल टू नेट बुक वैल्यू और आपको कुछ भी नहीं होता यानी नो कैपिटल गेन नो कैपिटल लॉस, इन दैट केस आपको कोई टैक्स पे नहीं करना। आज के लिए इतना ही, बाकी कल देखते हैं।